Hey everyone, welcome to Unfiltered ITM। So आज की इस वीडियो में बात करेंगे हाउ टू मैनेज योर फाइनेंसेस एज अ पीएचडी स्टूडेंट। ऑल्दो ये पीएचडी वालों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन दिस वीडियो इज एप्लीकेबल फॉर एनीवन, चाहे आप बैचलर स्टूडेंट हो, चाहे आप मास्टर स्टूडेंट हो, चाहे आप पीएचडी में हो, या इवन अगर आप ऑफिस में जाते हो, तो दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू मैनेज योर फाइनेंसेस। In case you're new to the channel, hi, I'm Devansh Darshna, a former IT Bombay student, and currently I'm pursuing my research here at IT Roorkee. So with your love and support, we have reached almost 2K subscribers, so thanks to you. And in today's video, we'll be discussing more about like PhD student. जब PhD student एक प्रोग्राम में एंटर हो रहा होता है, राइट? तो उसके सामने सबसे पहले यही है कि अगर हम पीएचडी में एंटर हो रहे हैं, सबसे पहले हमको फेलोशिप चाहिए होती है, राइट? विदाउट फेलोशिप वी माइट नॉट डू पीएचडी, एंड दिस इज द ट्रूथ, राइट? लेकिन अब जो पीएचडी की फेलोशिप है वो इतनी ज्यादा नहीं होती कि हम उससे अपने सारे खर्चे जो है वो बहुत एफिशिएंटली निकाल पाए, लेकिन वो इतने होते हैं कि हम अपने आप को सस्टेन कर सकते हैं फॉर द नेक्स्ट 5 years, राइट? तो अगर आपको यही फाइनेंसेस बहुत अच्छे से मैनेज करने, तो हम वो कैसे कर सकते हैं, तो आज की वीडियो में मैं वही डिस्कस करूंगा। स्टार्टिंग फ्रॉम योर सैलरी क्रेडिट अकाउंट, आपको कौन कौन से एक्सपेंडिचर्स पे ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपको कोई ऐसे एसआईपी, म्यूचुअल फंड्स या फिर ऐसे इन पर्टिकुलर चीजों में इन्वेस्ट करना है, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। ओके, सो जब हम पीएचडी में एंटर हो रहे, राइट, तो हमें जो फर्स्ट 2 years के लिए जो हमारे अकाउंट में जो सैलरी क्रेडिट होती है, दैट इज अराउंड 37,000, एंड आफ्टर गिविंग द प्रेजेंटेशन फ्रॉम जेआरएफ टू एसआरएफ, सो दैट सैलरी इंक्रीजेस टू लाइक 5,000 मोर। सो हम उस टाइम पे 42,000 रुपीज अर्न करते हैं बाय द इंस्टीट्यूट और वट एवर एजेंसी दैट यू आर टेकिंग योर फेलोशिप फ्रॉम, राइट? तो अब ऐसा है कि दिस इज अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, जिसमें आप अपनी सेविंग्स भी कर सकते हो, जिसमें आप अपना खर्चा पानी भी निकाल सकते हो, एंड आप अपना पैसे को भी बढ़ा सकते हो बाय इन्वेस्टिंग इधर इन द सेविंग अकाउंट्स, आरडी और म्यूचुअल फंड्स और वट एवर, राइट? तो अब इन्हीं सब, अब इसका आपको डिवीजन किस हिसाब से करना है, आज हम उसी के बारे में जानेंगे। ओके, तो सबसे पहले जब भी आप किसी इंस्टीट्यूट में एंटर करोगे, राइट, तो इंस्टीट्यूट में एंटर होते से आपको फेलोशिप नहीं मिलेगी, ये चीज ध्यान रखो, क्योंकि इट टेक्स लाइक ऑलमोस्ट 3 to 4 months। ये जान लो, चाहे आप ये किसी भी इंस्टीट्यूट में जाओ, 3 से 4 महीने लगते हैं आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस में, एंड उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बेसिस पे ही आपको फिर सैलरी क्रेडिट होती है। तो मतलब आपको 3-4 महीने का पैसा एक साथ आएगा। तो अगर आप पीएचडी में आ रहे हो, तो 3-4 महीने का बैकअप लेकर के आना, कि मतलब आपके पास 3-4 महीने में खर्च करने लायक पैसे हो, राइट? तो उतना पैसा आपको चाहिए, ठीक है? एंड जैसे 3-4 महीने के बाद आपकी जो सैलरी क्रेडिट होगी, तो अगेन यू विल बी गेटिंग लाइक 37,000 into 4। लेकिन फॉर इजियर कैलकुलेशन हम इसको एवरेज कर देंगे बाय आवर 5 year सैलरी, दैट इज 37 + 42 विच इज ऑलमोस्ट 40,000, राइट? तो जस्ट सपोज कि अगर आपको 40,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से मिल रहे हैं, राइट, तो 4 महीने के हिसाब से आपको 1,20,000 रुपए आ जाएंगे आपके अकाउंट में। नाउ हाउ डू यू स्पेंड दिस 1,20,000 एंड हाउ डू यू सेव दिस, तो हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन इन सब के भी पहले जो चीज आपको पता होनी चाहिए, आपके पास एटलीस्ट 4 बैंक अकाउंट होने चाहिए, ठीक है? एंड ये क्यों होने चाहिए, मैं उसी के बारे में बताऊंगा। सबसे पहला है सैलरी क्रेडिट अकाउंट, राइट? आई नो मोस्ट लोग ये चीज नहीं करते हैं। अगर मेरे पास एक बैंक अकाउंट है, मेरी सेविंग्स भी उसी में आ रही है, मेरी सैलरी भी उसी में आ रही है, मैं इन्वेस्टमेंट भी उसी से कर रहा हूँ, तो उस पर्टिकुलर बैंक अकाउंट में इतना ज्यादा chaos मच जाता है, क्योंकि हम यूपीआई भी उसी से कर रहे हैं, हम इन्वेस्टमेंट भी उसी से कर रहे हैं, तो हमारे पास एक ट्रैक नहीं रहता कि किस पर्टिकुलर जगह से हमने कितने पर्टिकुलर पैसे खर्चे हैं। और जब हम अपनी ट्रांजैक्शन रिसीट निकालते हैं, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे वी गेट सो मच कंफ्यूज्ड, ठीक है? सो वी नीड सैलरी क्रेडिट अकाउंट, एंड ये क्यों इंपॉर्टेंट है एंड ये किस लिए है, ये समझना थोड़ा सा टिपिकल रहेगा, लेकिन अगर आप ये चीज समझ गए तो ये बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है आपको, ठीक है? अब सैलरी क्रेडिट अकाउंट वो अकाउंट होगा जिसमें आपका जो पैसा है वो किसी इंस्टीट्यूट या फंडिंग एजेंसी से डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में आ रही है, राइट? अब इससे फायदा क्या रहेगा कि ये आपका बहुत क्लीन अकाउंट रहेगा। क्यों? इसमें से सिर्फ पैसा आ रहा है और यही पैसा आप स्प्लिट करके अपने डिफरेंट अकाउंट्स में डालोगे, ठीक है? तो यहीं से यू आर गोइंग टू स्प्लिट दिस मनी टू डिफरेंट अकाउंट्स, यानी इसका और कोई काम नहीं रहेगा आपकी लाइफ में। सिर्फ इसमें से आपको सिर्फ पैसा रिसीव करना है बाय द इंस्टीट्यूट और बाय योर फंडिंग एजेंसी, चाहे वो बिजनेस हो या फिर अगर आप किसी ऐसे कॉर्पोरेट जॉब में काम कर रहे हो, तो वहां से सिर्फ आपको पैसा उठाना है, राइट? द सेकंड अकाउंट दैट यू नीड इज सेविंग अकाउंट्स, जो हमारे पास होता है, राइट? थर्ड अकाउंट इज बेसिकली हमारे इन्वेस्टमेंट अकाउंट रहेगा, एंड फोर्थ इज गोइंग टू बी द योर एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब आप में से कई लोग वीडियो आदि यही छोड़ देंगे कि भाई हमें इतने अकाउंट्स की जरूरत क्यों है। अगर आप ये फंडा भी समझ गए, इन फ्यूचर अगर आपको कोई बिजनेस खोलना हो, कोई आप ऐसे ऑफिस में जा रहे हो, कोई आपको ऐसे पर्टिकुलर वेंचर करना है, सो फॉर एग्जांपल आपको लैपटॉप लेना, आपको मोबाइल लेना है, एंड आपको ऐसे फॉर एग्जांपल आपको मैरिज के लिए पैसा बचाना है, आपको गाड़ी के लिए पैसा बचाना है, राइट? तो इस केस में आप बहुत ज्यादा एफिशिएंटली डिसीजन ले सकते हैं। हाउ दैट वी आर गोइंग टू टेक अ लुक इनटू एवरी ऑफ दिस अकाउंट। सो नाउ विल स्टार्ट द सेविंग अकाउंट्स। अब आप फंडा समझ चुके हो सैलरी अकाउंट का क्या है, राइट? तो आई एम गोइंग टू राइट इट एज अ एसे, राइट? एंड द अनदर अकाउंट इज सेविंग अकाउंट। तो सेविंग अकाउंट्स, अब सबसे पहले जो आपके फर्स्ट 3 और 4 मंथ्स हैं, उस पर आपको एक चीज करनी होगी कि आपको अपने एक्सपेंडिचर्स को ट्रैक करना पड़ेगा, राइट? कि आप कहाँ पे कितना खर्च रहे हो, राइट? सो यू हैव टू मेक अ बजटिंग लिस्ट।
अब इस बजटिंग लिस्ट में क्या करेंगे हम? सो फॉर एग्जांपल अगर आपका कुछ एसेंशियल चीजें होती है, राइट, जो हमको चाहिए डेली लाइफ में, तो इसमें आपका ब्रश, टूथपेस्ट, एवरीथिंग दैट इज गोइंग टू कम अंडर है, राइट। द सेकंड थिंग इज आपके एकेडमिक्स में कितना पैसा लग रहा है। सो फॉर एग्जाम्पल आपको नया जर्नल लेना है, आपको पेन पे ये चीजें खर्चनी है, आपको एक नया रिम पेपर लेना है, आपको रिम बुक लेनी है, राइट। तो ये बहुत ज्यादा ऐसे मिसलिनियस खर्चे होते हैं जो हमें पता नहीं लगते, बट इट टेक्स अ वेरी हैवी टोल ऑन आवर पॉकेट्स, राइट। एंड द थर्ड एंड द लास्ट थिंग इज मिसलिनियस, राइट। अब मिसलिनियस में मैं इवन फन और बाकी सब चीजों को भी ऐड करूंगा, क्योंकि वी नेवर नो कि कब कौन सा खर्चा कितना ज्यादा हो जाए। कि फॉर एग्जांपल आज मैं अपने दोस्तों के साथ किसी पार्टी में चले गया, राइट, वहां मेरा 2 से 3 हज़ार रुपये खर्च हो गया, राइट। नेक्स्ट हफ्ते मैं किसी ट्रैक या ऐसे किसी पर्टिकुलर ट्रैवलिंग में चले गया, तो वहां पे मेरा बहुत ज्यादा खर्चा हो सकता है, राइट। तो उस केस में क्या है कि आपको एटलीस्ट आपका मंथली एवरेज पता लग जाएगा विद द मिसलिनियस खर्चा, कि अगर आपका अकाउंट लाइक 10,000 जा रहा है, आप 15,000 रुपये खर्च रहे हो, आप 20,000 रुपये खर्च रहे हो, तो आपको यहाँ से एटलीस्ट आपका एक्सपेंडिचर वैल्यू पता लग जाएगी, राइट। तो इस बेसिस पे क्या होगा, आपका जो सैलरी क्रेडिट आपका जितना भी आया, फॉर एग्जांपल 40,000 रुपीज आया, राइट, एंड लेट्स सपोज कि आपका मंथली खर्चा 10,000 है, तो यू आर गोइंग टू पुट दैट मनी डायरेक्टली टू योर एक्सपेंडिचर अकाउंट 10,000। अब आपको 10,000 से ज्यादा नहीं खर्चना है इन एनी सिनेरियो, अनटिल अनलेस इट्स वेरी इमरजेंसी फंड। आपको 10,000 में अपने आप को लिमिट करना है, एंड दिस इज गोइंग टू मेक यू समवट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट, ट्रस्ट मी व्हेन आई एम सेइंग दिस, राइट। अब एक तरफ आएगा हमारे पास इन्वेस्टमेंट अकाउंट, एंड दूसरी तरफ हमारे पास रहेगा सेविंग अकाउंट। अब आप इनके बीच में डिसाइड कैसे करेंगे, क्योंकि अब फॉर एग्जांपल मेरे पास सैलरी क्रेडिट हो चुकी है, राइट, मुझे मेरा खर्चा भी पता है, अब मेरे पास पैसा बच गया है। इफ आई कीप दैट मनी ऑन द बैंक, राइट, ड्यू टू इन्फ्लेशन माई मनी इज गोइंग टू लूज द वैल्यू ऑफ इट, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या है कि अगर मेरे पास 1,000 रुपए है, अगले साल तक उस 1,000 की जो 7% वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि इन्फ्लेशन वैल्यूज अराउंड 6 to 7%, राइट। तो उसी के बेसिस पे आपको एक लॉजिकल डिसीजन बनाना पड़ेगा कि आपको अपने सेविंग अकाउंट्स में कितना रखने हैं, एंड दिस इज गोइंग टू बी दैट अकाउंट कि अगर आपको बिल्कुल ही इमरजेंसी में एकदम से फंड चाहिए होगा, तो अब आप वो पैसा कहाँ से निकाल सकते हो, राइट। सो दिस इज दैट अकाउंट, एंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट इज दैट अकाउंट जिसमें आप अपना पैसा मल्टीप्लाई करोगे, राइट। तो ये होता है बाय थ्रू कंपाउंडिंग। अब कंपाउंडिंग में क्या होता है, इसी में आते हैं आपके स्टॉक्स, जो कि मैं स्टूडेंट्स को रिकमेंड नहीं करूंगा एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, ओके। देन देयर इज एसआईपी, देयर इज म्यूचुअल फंड, एंड देन देयर इज रिकरिंग डिपॉजिट, राइट। जो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा आर दीज 3, एंड जिसमें से भी हाईली है दैट यू गो फॉर एसआईपी एंड रिकरिंग डिपॉजिट, राइट। अब आप ये एसआईपी और रिकरिंग डिपॉजिट का फंडा कैसे चला सकते हो, राइट। तो आपकी सैलरी जितने भी है उसका 10% उठाओ, राइट, दैट शुड गो फॉर इन्वेस्टमेंट। और वो इन्वेस्टमेंट इस हिसाब से होनी चाहिए कि अगले 3 से 5 साल आप वो पैसा भूल जाओ कि आपने ये पैसा कभी कमाया भी है, ठीक है। तो 40,000 का 10% होता है 4,000, राइट। तो मैं ये उठा के अपना 4,000 एसआईपी में डाल दूंगा, एंड आई एम गोइंग टू फॉरगेट, एंड दिस विल बी अ मंथली बेसिस, ओके। मंथली बेसिस में मैंने अपनी एसआईपी करवा दी। अगर आपको कौन सी एसआईपी करनी है यहाँ पे डिपेंडेंट है, मैं इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं दूंगा, क्योंकि अगर कल को आपका पैसा डूबा आप मेरे पे गालियां देने मत आ जाना, ठीक है। एंड रेस्ट ऑफ द रिकरिंग डिपॉजिट में आप क्या करना, क्योंकि अगेन इंडिया में ये चीज है कि अगर आप पीएचडी कर रहे हो तो आपको फीस भी भरनी है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी फीस 42,000 है, ठीक है, या आपकी फीस 50,000 है या 60,000 है, लेट्स सपोज जितनी भी आपकी फीस है उसको आप डिवाइड कर दो 6 महीने से, राइट, मतलब डिवाइड बाय 6, तो हम 6 महीने की रिकरिंग डिपॉजिट करवाएंगे, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे 10,000 आ जाता है मेरा, अगर 60,000 मेरी अगर पीएचडी की फीस है, तो आई एम गोइंग टू पुट 10,000 इन रिकरिंग डिपॉजिट ईच मंथ, एंड आफ्टर 6 मंथ आई एम गोइंग टू गेट अ कंपाउंडेड वैल्यू। तो इससे क्या होगा कि आपकी फीस की वैल्यू भी निकल आएगी, राइट, एंड यू आर गोइंग टू मेक सम एक्स्ट्रा मनी, एंड ये एक्स्ट्रा मनी रेंजेस फ्रॉम लाइक 6% to 10% डिपेंडिंग ऑन द बैंक दैट इज गिविंग टू यू, राइट। तो अब हमारे पास टोटल खर्चा हमारा कितना हो गया, यहाँ पे 14,000 हमने इन्वेस्टमेंट में लगा दिया है, राइट, 10,000 हमने एक्सपेंडिचर पे लगा दिया है, एंड रिमेनिंग इज गोइंग टू गो इनटू आवर सेविंग अकाउंट्स, राइट। तो 24 सो 40 माइनस 24 यानी 16,000 रुपए आपका सेविंग अकाउंट्स में आएगा। लेकिन अब इस सेविंग अकाउंट्स में भी आपको 2-4 चीजें करने की जरूरत है, राइट। अब वो क्या करनी है आपको, जो हमारे सेविंग अकाउंट्स है उसमें हमारा 16,000 रुपए आ गया, राइट। अब ये 16,000 रुपए आपको कंपाउंड करना ओवर टाइम, तो यानी हर मतलब यू विल मल्टीप्लाई दैट दिस अमाउंट विद 12, एंड जितना भी आपका पैसा बन रहा है उसमें, राइट, तो वो 1 साल तक आपको संभाल के रखना है, एंड दिस मनी इज गोइंग टू गिव यू फ्लेक्सिबिलिटी फॉर ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स, ठीक है। एंड सेविंग अकाउंट्स चूज करते टाइम ये चीज ध्यान रख लेना कि वो इंटरेस्ट रेट किस हिसाब से दे रहे हैं और उनके इंटरेस्ट रेट की एक्चुअल वैल्यू कितनी है। सो कई जो बैंक्स होते हैं वो जिनका इंटरेस्ट रेट होता है फ्रॉम 6 to 7%। अगर आप इन बैंक्स में अपना पैसा रखते हो एज अ लिक्विड अमाउंट, तो उसके बेसिस पे क्या है कि दैट यू आर नॉट लूजिंग द वैल्यू ऑफ योर मनी, राइट। तो उसके साथ क्या कि यू आर गोइंग टू कंपाउंड दैट मनी ओवर टाइम, ओके। तो जिनका इंटरेस्ट रेट 6 to 7% है, प्रेफर वही करना।
एंड जैसे जैसे आप अपना पैसा बचाते रहोगे उसके बाद आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी मिल सकती है कि फॉर एग्जांपल अगर आपको जैसे बिग डिसीजन लेने हैं, राइट, अगर आपको कोई मैकबुक लेना है, आपको आईफोन लेना है, S25 अल्ट्रा लेना है, या फिर कोई ऐसा फाइनेंशियल डिसीजन जिसमें लेना है, फॉर एग्जांपल लड़के होते हैं उनको बाइक चाहिए होती है, राइट, तो पीएचडी में हम बाइक यूज करेंगे, या फिर कार लेनी है, मैरिज के बारे में सोचना है, राइट। तो विद टाइम, ये तो 1 साल का बता रहा हूँ, अगर आपने ये चीज कंटिन्यू फॉलो करी फॉर द 5 years, यू आर गोइंग टू सेव अ लॉट ऑफ मनी एंड यू विल बी एबल टू टेक मच मोर एफिशिएंट डिसीजन कि आप इनमें से ये चीजें ले सकते हो नहीं ले सकते हो। तो इसकी वजह से क्या है कि आप ईएमआई ट्रैप पे नहीं फंसोगे, राइट। अब ईएमआई ट्रैप क्या है कि आज आपको दिख रहा है कि ठीक है, फॉर एग्जाम्पल S25 अल्ट्रा हमको 5,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से मिल रहा है, राइट, तो हम ले लेते हैं। लेकिन ये जो है ऑल्दो ये 1.5 लाख रुपए का है, तो इस केस में क्या होता है कि आप अगले 30 महीने तक आप वो पैसे ही भरते रहोगे इंक्लूडिंग जीएसटी, एंड जिसकी वजह से क्या होगा, यू आर गोइंग टू लूज मनी। इसमें क्या आपको स्टार्टिंग में ही लगा होगा कि आप पैसा कमा रहे हो, बट इवेंचुअली व्हाट हैपेंस इज कि पैसा जो है वो सारा बैंक और गवर्नमेंट कमा के लेकर के जाता है और आपकी जेब हो जाती है खाली, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी पैसा बचा होगा तो बेस्ड ऑन दैट यू कैन इजिली टेक दिस डिसीजन। सो दैट्स व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट। जब हम एक्सपेंडिचर अकाउंट वाले में बात कर रहे थे, तो जब मैं बात कर रहा हूँ वो मैं पीएचडी वालों के लिए स्पेसिफिकली बात कर रहा था, और मोस्टली पीएचडी आर होस्टर्स, राइट। लेकिन कई जो है वो डे स्कॉलर्स भी होते हैं जो खुद का लाइक अपना खर्चा संभाल रहे होते हैं। सो यू आर गोइंग टू अप्लाई द सेम निश, ठीक है, सेम टेक्निक सेम निश। इसके बेसिस पे क्या होगा, अगर आप किसी चीज का रेंट दे रहे हो, आप ग्रोसरीज खरीद रहे हो, आप कुछ भी खरीद रहे हो, तो दैट मनी इज गोइंग टुवर्ड्स योर एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड यू स्टिल बी एबल टू सेव मनी। तो कई लोगों का एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा, कई लोगों का कम होगा, एंड आप कितने पे सस्टेन कर सकते हो या आप डिपेंडेंट है। लेकिन the more money that you're going to save, the more financially independent you are going to get, and with time, यानी जस्ट सपोज अगर आप 5 साल के बाद, राइट, अगर आप ग्रेजुएट हो भी रहे हो एंड 5 साल के बाद अगर आपको एकदम से जॉब नहीं मिलती है, आपके पास ये इनफ मनी रहेगा कि आप अपने आप को कुछ टाइम सस्टेन कर सकते हो जब तक आपको जॉब नहीं मिलती। एंड दिस इज द थिंग मैनी पीपल अंडरलुक, ठीक है। आपके पास एक सेविंग अकाउंट का ऑप्शन है ही है, राइट, एंड दूसरा ऑप्शन है आपके पास आपके इन्वेस्टमेंट अकाउंट का, यानी इन फ्यूचर जब आप टैक्स, क्योंकि इन फ्यूचर वी आर गोइंग टू बी टैक्स डिपेंडेंट सिटीजन, ठीक है, तो उस टाइम पे आपका लॉन्ग टर्म गेन्स भी जो आपके इन्वेस्टमेंट अकाउंट में आएगा, राइट। आप टैक्स रिजीम में आ रहे हो नहीं आ रहे हो वो आपके उसके बेसिस पे इन्वेस्टमेंट अकाउंट के बेसिस पे पता लगेगा, आपने कितना मनी कंपाउंड करा है आपको उसके बेसिस पे पता लग जाएगा। ये लॉन्ग टर्म के बहुत बेनिफिशियल है अगर आप इसके बारे में सोचोगे। क्यों, अगर हम सेम अकाउंट में सारी चीजें करें, मैंने इन्वेस्टमेंट भी सेम अकाउंट से कर दी, मैंने एक्सपेंडिचर भी सेम अकाउंट से कर दिया, मैंने यूपीआई भी लाइक मल्टीपल अकाउंट से कर दिया, तो उस केस में क्या होता है ना, इट बिकम्स वेरी केओटिक। सो फॉर एग्जाम्पल मैं मेरा केस ले लेता हूँ, सो पर डे के हिसाब से आई एम अ वेरी कॉफी लवर, राइट, तो मैं कॉफी बहुत पीता हूँ, तो पर डे के हिसाब से मेरा खर्चा जो कॉफी पे है दैट इज 50 to 60 रुपीज, राइट। अगर मैं इसको साल भर से कंपाउंड करता हूँ कि मेरा टोटल खर्चा कितना होता है, दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू 10 to 11,000, राइट, यानी 10 से 11,000 मैं सिर्फ कॉफी पे खर्च रहा हूँ। अब इस चीज के बारे में मेरे को नॉलेज है कि ओके माई दिस मच अमाउंट ऑफ मनी गोज टू दिस कॉफी, राइट, लेकिन डेली का मैं कितना खर्च हूँ, 30 रुपए। अब ये 30 रुपए ज्यादा लगते नहीं है, लेकिन जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे with days with numbers, you are going to see कि आप कितना ज्यादा खर्च कर रहे हो और किन पर्टिकुलर चीजों में खर्च कर रहे हो। तो एक टिप जो मैं आपको दे सकता हूँ कि जब भी आप यूपीआई कर रहे हो, राइट, तो मेक अ नोट ऑफ इट कि आपका जो खर्चा हुआ है वो किस पर्टिकुलर चीज पे हुआ है। अगर आपने कॉफी पे खर्चा है, चाहे वो 10 रुपए की हो चाहे वो 30 रुपए की हो, जस्ट नोट इट डाउन कि दिस इज फॉर कॉफी, दिस इज फॉर चाय, दिस इज फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। तो उससे क्या होगा कि आपकी एक ऑटोमेटिकली लिस्ट बनेगी कि ओके आपका यहाँ खर्चा होता है, एंड बेस्ड ऑन दैट यू कैन कट डाउन ऑन सम ऑफ योर एक्सपेंसेस एंड यू आर गोइंग टू सेव मनी। एंड मनी को आज के टाइम पे सेव करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, आजकल की जनरेशन ऐसा है कि दिखावे के लिए वो बहुत सारी ऐसी चीजें ले लेंगे जो उनकी शायद काम की भी नहीं होंगी, फॉर द फ्लेक्स और एनीथिंग, बट दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर, यानी ना उनको आज की चिंता ना उनको कल की चिंता है, राइट। लेकिन जब आपके पास खाने को कुछ नहीं रहेगा तब आपको ये चीज समझ आएगी कि ओके सेविंग मनी इज गोइंग टू गिव यू सम सॉर्ट ऑफ इंडिपेंडेंस, कि अगर आप कल को कुछ ना भी कमाए फॉर अ पर्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, दैट यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन समवन, and this is going to give you a much more mental clarity. So with this, I'll end this video and I thank you for your patient listening. If you like this video, so do subscribe.